नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन के ऑल इन वन जीके से डिटेल स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के सेट 31 से 36 तक के जो आपको प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनके बारे में। आप हमारे यह सेट प्राप्त करने के लिए फेसबुक के पेज ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही हमें इंस्टाग्राम और हेलो ऐप पर फॉलो करके भी इन्हें प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर लंबा है इसका मतलब प्रश्नों के डाउट्स ज़्यादा क्लियर होंगे आपको और प्रश्नों से संबंधित अन्य तथ्य भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आप देखना प्रारंभ कर रहे हैं वीडियो को तो थोड़ा टाइम दे के देखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आपको मिल सकें और आप बेहतर समझ प्रश्नों के बारे में आपकी बन सके। चलिए शुरू करते हैं। सेट 31 का जो पहला प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? आंसर दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध। इस पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में यदि हम चर्चा करें तो जानकारी बता दें कि 21 अप्रैल 1526 में यह युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था और साथ ही जानने वाली बात यह है तुगलमा नीति का प्रयोग किया गया है। तो इसके एक तुगलमा नीति है क्या, मतलब इसमें तोपों का पहली बार प्रयोग किया गया था भारत में बाबर के द्वारा। तो ये इसके जो तोपची थे, कई परीक्षाओं में ये भी पूछा गए हैं कि बाबर के जो प्रमुख तोपची थे कौन थे। तो दो प्रमुख तोपचियों के नाम आते हैं उसमें, अली और मुस्तफ़ा के। अली और मुस्तफ़ा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है। साथ ही अगर और जानकारी लें तो इस जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीत लिया था, उसके बाद काबुल के प्रत्येक निवासी को उसने चांदी का एक सिक्का दिया था जो शाहरुख के नाम से जाना जाता था, है ना। और उसके इसी उदारता के कारण इसको जिसने जो है कलंदर की उपाधि धारण की थी। तो ये भी चर्चाएं हैं। आगे देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? आंसर दिया गया है वास्तुकला। तो कुषाण काल के दौरान बताएं कि कनिष्क जो है सबसे महान शासक हुआ है इस काल का, और इसके समय में ही गांधार और मथुरा कला शैली का जन्म हुआ। तो ध्यान देने वाली बात है ये, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि गांधार और मथुरा जो कला शैली है प्रारंभ कब से हुआ? तो कुषाण काल से हुआ और इसका जो महान शासक हुआ है वो कौन है? वो है कनिष्क। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? आंसर दिया गया है भाग 5। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक की जो है प्रावधान किए गए हैं। ये जो भाग 5 है वो संघ से संबंधित है और संघीय न्यायपालिका की बात कही गई है तो अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो ये भाग पूछा गया था, अनुच्छेद 124 इसी भाग के अंतर्गत आता है, क्योंकि अनुच्छेद 52 से 151 तक इसी भाग में अंतर्गत आएंगे अनुच्छेद। क्लियर है। आगे देखते हैं। तरण स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? आंसर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की उपयोगिता के कारण ही उसको तरण स्वर्ण का दर्जा दिया जाता है। इसको तरल स्वर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? आंसर दिया गया है अपसौर के दौरान। अपसौर क्या होता है? यह भी एक जानने वाली महत्वपूर्ण तथ्य है जानने वाला। 4 जुलाई को जो है अपसौर की स्थिति बनती है। ये अपसौर होता क्या है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी किस दिन होगी? 4 जुलाई के दिन होगी। और जब न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब बनती है? तो यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऐसी उपसौर की जो स्थिति बनेगी वो आपकी बनती है 3 जनवरी को। दोनों प्रश्न ध्यान देने वाले हैं कि उपसौर की स्थिति कब बनती है। इसका मतलब यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की न्यूनतम दूरी सूर्य से कब होगी, तो उपसौर कहा जाता है उसको, और 3 जनवरी को होगी। अधिकतम दूरी अपसौर कही जाती है जो कि 4 जुलाई को होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर दिया गया वुलर झील।
वुलर झील जो कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और इसी पर जो है तुलबुल परियोजना भी स्थित है। तो तुलबुल परियोजना पूछिएगा कहाँ है, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे कि तुलबुल परियोजना जो है वह जम्मू कश्मीर में है और वुलर झील पर है। क्लियर? आगे देखते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ होता है। पॉलीग्राफ को हम लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जो झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, खास करके जब अपराधियों को पकड़ना होता है तो इस जो है यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसको लाई डिटेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं। आगे देखते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, आंसर दिया गया है मोल की संख्या पर। आदर्श गैस का जो समीकरण होता है PV बराबर nRT। इसके अंतर्गत अगर देखें तो P दाब, V आयतन, N जो है मोलों की संख्या होती है, और R जो होता है ये मोलर स्थिरांक होता है, और T जो होता है टेम्परेचर होता है, ताप होता है। तो यह चीज़ें हो गई। यहाँ पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये हमेशा किस पर निर्भर करेगी? तो जो मोल की संख्या होगी उस पर निर्भर करती है। क्लियर है? आदर्श गैस का समीकरण भी आप ध्यान रखेंगे कि PV बराबर nRT होता है। केंद्रीय परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान देने वाली बात है। आगे देखते हैं। रेड डेटा बुक में उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न हैं। कैसी हैं? संकटापन्न हैं, मतलब संकट की स्थिति में है, बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो, है ना। तो इसका जो पूरा जानकारी मिलती है वो रेड डेटा बुक के अंतर्गत मिलती है। अगर रेड डेटा बुक की हम बात करें तो इसका जो सबसे पहले जो इसकी कल्पना की थी सर पीटर स्कॉट के द्वारा की गई थी। सर पीटर स्कॉट के द्वारा इसकी सबसे पहले कल्पना की गई थी कि जो है हम ऐसे जानवरों का एक संकलन तैयार करें जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, है ना, संकटपन्न हैं, उनके बारे में। तो इसका जो विश्व में अगर प्रथम प्रकाशन की बात करें, यह भी प्रश्न बनता है, तो 1964 आंसर देंगे। 1964 में जो है इसका जो संकलन किया गया था ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी के द्वारा, है ना। तो सबसे पहले जब किया गया था तो 1964 में किया गया था। आगे देखते हैं। समय देकर आप पढ़ाई करिए, जल्दबाजी मत करिए, है ना। समय देकर आराम से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उपग्रहों की निगरानी तथा सुरक्षा हेतु स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम से नए अंतरिक्ष रक्षा बल का गठन किया है? तो आंसर होगा जापान। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। सेट 32 का जो पहला प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर, दिया गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? बात की गई है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो लॉर्ड कैनिंग से पहले लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। उसके बाद जब विद्रोह हुआ 1857 में, तो कार्यकाल इनका होता है उस समय, लॉर्ड कैनिंग का। तो ये गवर्नर जनरल होते हैं भारत के। इन्हीं के समय जो है 1858 में वायसराय ये बनते हैं, और क्राउन का शासन सीधे जो है इंग्लैंड की महारानी के द्वारा सत्ता यहाँ पर स्थापित होती है ना। तो यह बात है। और 1857 के विद्रोह की बात कही गई है, तो सभी को पता है कि इसका जो उद्गार हुआ था, कहाँ से ये शुरू हो गई थी, ये भी कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि इसका जो उद्गार हुआ है 29 मार्च 1857 को हुआ था। डेट सही ध्यान रखेंगे, है ना। 1857 में शुरुआत हुई, उसके बाद बैरकपुर छावनी से, उसके बाद 10 मई 1857 से ये अपने पूर्ण रूप में आती है, और हमारा ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं इतिहास में से। आगे बात करते हैं। कहा गया है संधि, ये गलत लिख गया है, संघीय मंत्रिपरिषद होना चाहिए। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर दिया गया है लोकसभा के प्रति। तो जितने भी संघीय मंत्रिपरिषद होंगे अपने आचरण के लिए, या सामूहिक रूप से पूछा जाए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो जो होंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? आंसर दिया गया स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इसकी अवधारणा जो इसका प्रतिपादन जो किया गया था 1990 में यूएनडीपी से जुड़े हुए थे एक अर्थशास्त्री, पाकिस्तान के हैं जो, है ना। तो यूएनडीपी से जो जुड़े हुए थे अर्थशास्त्री महबूब उल हक के नाम से जानते हैं हम इन्हें। तो इनके द्वारा ही यह प्रतिपादन किया गया था मानव विकास सूचकांक का, है ना, जो HDI कहते हैं इसको हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इनके द्वारा इसका प्रतिपादन 1990 में सबसे पहले किया गया था, जिसमें जो मुख्य जो आधार होता है जिसका, वह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो अभी पहले सेट में इसकी चर्चा हुई थी। तो उपसौर की ये कही जाती है जब निकट होती है, और वह दिन कब होता है? 3 जनवरी को होता है। आगे देखते हैं, K2 के बाद भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आंसर दिया गया है कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट के बाद जो नंबर आता है, माउंट एवरेस्ट के बाद हम जानते हैं कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में है वो K2 आता है ना। K2 गार्डविन आस्टिन। तो गार्डविन आस्टिन की ऊंचाई जो है भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है। अब प्रश्न ये था कि सर्वोच्च शिखर K2 के बाद कौन सा है, तो वो आंसर कंचनजंगा होगा। अगर इसके बाद भी पूछें कि कंचनजंगा के बाद किसका नंबर आता है, तो कंचनजंगा के बाद जो क्रम आएगा ऊंचाई के रूप में, तो नंगा पर्वत होगा। नंगा पर्वत के बाद जो आता है तो आपका नंदा देवी, फिर नंदा देवी के बाद कामेट पर्वत आता है। एक प्रश्न यह भी बनता है कि पूर्ण रूप से सबसे ऊंचा जो है पर्वत भारत का कौन सा है, तो वहाँ आंसर नंदा देवी होता है, उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित हैं? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी या कोलकाता में स्थित हैं, यह ध्यान रखेंगे, कई परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न। ये जब पूछे जाते हैं स्थान वगैरह कई सारे पेपरों में, है ना, जो प्रसिद्ध स्थान हैं या मंदिर हैं या कलाकृतियाँ हैं, ऐसा चीज़ें पूछी जाती हैं कई परीक्षाओं में, तो वैसा ही प्रश्न है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित हैं? कोलकाता है। अतिचालक का लक्षण है, आंसर दिया गया है उच्च पारगम्यता। अतिचालक की अगर बात करें, यहाँ पर समझने वाली बात है, अतिचालक क्या होते हैं? तो अतिचालक सुपर कंडक्टर्स जिनको हम जानते हैं ना, तो ये वह होते हैं जो अत्यंत कम ताप पर, जो सब मतलब न्यूनतम ताप पर ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं ये, जिनका विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अतिचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जिनका न्यूनतम ताप पर विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाए, उनको ही हम अतिचालक के नाम से जानते हैं, और इनकी इस गुण को हम अतिचालकता कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, लक्षण क्या है इनका? तो उच्च पारगम्यता है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन आंसर है ना। हाइड्रोजन क्या होते हैं? आवर्त सारणी के वर्ग 7A में 7A इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उनको हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, कहा गया है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का ही एक पार्ट हैं, ब्लड में पार्ट होते हैं, लेकिन WBC होता है, RBC होता है, और साथ ही प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स ऐसी चीज़ हैं जो कि केवल स्तनधारियों में ही पाए जाते हैं, मनुष्य सिवा स्तनधारियों में ही प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, अन्य में नहीं पाए जाते हैं। निर्माण अगर पूछा जाए कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है, और इसका जो कार्य होता है वो कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में इसको मदद करना, है ना। ब्लड का जो है थक्का बनाने में मदद करना प्लेटलेट्स का ही वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दिया गया है 23 मई। हाल ही में 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कछुओं की जो प्रजातियां हैं बहुत सारी वो नष्ट हो रही हैं, उनके संरक्षण प्रदान करने के लिए है 23 मई को कछुआ दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आगे देखते हैं। सेट 33 का पहला प्रश्न जो दिख रहा है स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर दिया गया लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 के अंतर्गत। उस समय जो है लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल भारत के थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन हैं? तो A.O. ह्यूम हैं। तो इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, A.O. ह्यूम। और बात करें पहले अध्यक्ष कौन हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के पहले अध्यक्ष जो रहे थे उनके बारे में भी प्रश्न बनता है, तो वो हैं W.C. बनर्जी, ओमेशन बनर्जी। क्लियर? आगे देखते हैं। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत के जो आई थी 24 मार्च 1946 में यह योजना आई भारत को, और संविधान सभा इसी के अंतर्गत जो है, इसी के सलाह पर आगे जुलाई जो है 1946 में गठन किया गया है ना, 46 में संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बात करते हैं। कौन सा उद्योग भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे बड़ा पानी का उपभोक्ता कौन सा उद्योग है? तो तापीय ऊर्जा है। पावर थर्मल जो हैं, थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, यह पानी के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं भारत के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, इनके बाद किसका नंबर आएगा? तो टेक्सटाइल मिल्स जो होती हैं इनका नंबर आता है। टेक्सटाइल मिल्स हैं, ये उपयोग करती हैं। अगर इनके बाद की बात करें तो पेपर एंड पल्प जो फैक्ट्रियां हैं वो पानी का यूज़ करती हैं। और उसके बाद आता है आयरन स्टील, जो आयरन एंड स्टील कंपनियां हैं उनका नंबर आता है। यहाँ पर बात की गई सबसे बड़ा उपभोक्ता, तो ये थर्मल पावर प्लांट जो हैं ये सबसे बड़े उपभोक्ता हैं इसके। उसके बाद टेक्सटाइल का नंबर आता है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? द्रव्यमान की बात कही गई है। द्रव्यमान सबसे न्यूनतम बुध ग्रह का है, जो कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। और यहाँ का सबसे तापांतर जो है, दिन और रात का जो तापांतर होता है सबसे अधिक लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ का दिन और रात के टेम्परेचर में अंतर रहता है ना। नज़दीक है सूर्य के सबसे निकट, तो जो सूर्य का चक्कर भी सबसे जल्दी लगाता है। आगे देखते हैं। भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसे जाना जाता है? तो नैनीताल को जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम नैनीताल को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर नैनीताल में नैनीताल लेक है, और नैनीताल से ही अगली जो लेक है ना, जिसको सतताल कहते हैं, फिर भीमताल है, नौकुचिया ताल है, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही सब पड़ती हैं। और उसी के कारण हम जो है भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में नैनीताल को जानते हैं। आगे बात करते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ है? आंसर है केरल राज्य में हुआ है। मोहिनीअट्टम के अलावा कथकली भी केरल का ही लोक नृत्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो मोहिनीअट्टम और कथकली केरल से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। कहा गया वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा जो है बदलेंगे तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का वो नहीं बदलता है ना, किसी भी परिस्थिति में द्रव्यमान वही रहेगा किसी भी पदार्थ का। तो यहाँ पर वस्तु की मात्रा बदली गई है, तो उससे द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान उस वस्तु का वही रहेगा। अगला देखते हैं। किसी बहुलकीकरण में से पीवीसी बनता है। किसके बहुलकीकरण से? तो किसके बहुलकीकरण से पीवीसी बनता है? विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से। अब समझने वाली बात यह है कि बहुलकीकरण क्या होता है या बहुलीकरण क्या होता है ना। तो यह भी
जब तक क्लियर नहीं होता है कि है क्या तो हम जानेंगे कैसे क्या है ना। तो ये बहुलीकरण क्या होता है, या इसको बहुलकीकरण भी हम कहते हैं, जब एक ही यौगिक के दो या इससे ज़्यादा दो हों या इससे ज़्यादा अणु हों और आपस में संयोग कर कर एक बड़ा अणु बना देंगे, उसी को हम बहुलीकरण कहते हैं, है ना, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन जो होता है वो यही होता है, अगर एक यौगिक है उसके दो या दो से अधिक अणु आपस में संयोग करके अगर बड़ा यौगिक बनाएंगे तो वही कहा जाता है। यहाँ पर बहुलकीकरण से पीवीसी बनता है, कहा गया है किसके, तो विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से। क्लियर है। नेक्स्ट, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? आंसर दिया गया राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है, जो भी हैं बीन्स वाले हमारे पौधे, मतलब फली वाले जो भी पौधे हैं, उनके तनों में या जड़ों में यह राइजोबियम पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है। ये नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं? वहाँ पर नाइट्रेट आंसर आए, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वो। आपको यह भी पता होगा कि हमारी भूमि के अंदर, हमारे जो ऊपरी भूमि है, खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्व है और ज़रूरी चीज़ है वो नाइट्रोजन ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी इसी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर से प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितनी आपातकालीन सहायता राशि दी है? तो आंसर है 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर जो है एनडीबी के द्वारा भारत को आपातकालीन सहायता ऋण की राशि दी गई है। अगला सेट है 34 प्रश्न है पहला, इतिहास से, हिस्ट्री से प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजिट किया था? आंसर है बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा ये दक्षिण के दो राज्य हैं जिनको औरंगजेब के द्वारा 1686 और 1687 में विजिट किया गया था। 1686 और 1687 में इनको विजिट किया गया था। पहले बीजापुर को, फिर गोलकुंडा को, है ना। बीजापुर का जो शासक था उस समय सिकंदर आदिल शाह, उसने समर्पण कर दिया था, और गोलकुंडा का शासक था, है ना, अबुल हसन, उसको बंदी बना लिया गया था मुगल साम्राज्य में, फिर विलय कर लिया गया था। गोलकुंडा को बंदी बनाकर दौलताबाद जेल में रखा गया था। इतिहास में हम लोग ये पढ़ते हैं चीज़ें। आगे देखते हैं, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब की है। आगे देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय कौन सा है? तो वह संसद है ना। अगर करंट अफेयर की दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, एनआरसी वगैरह जो देश में लागू हुए हैं उनके चलते, है ना। तो नागरिकता के जो प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं भाग 2 के, है ना, 2 में, और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 11 आता है। अनुच्छेद 11 में ही व्याख्या है कि संसद द्वारा नागरिकता पर कानून बनाए जा सकते हैं ना। तो ये संसद को अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 11 के तहत। आगे देखते हैं, किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो आंसर होगा मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की जितनी क्रय शक्ति होगी उसी से वेतन या मजदूरी जो होगी वास्तविक उसी से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? मकर रेखा से गुजरने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में बहती है और हिंद महासागर में जाके गिरती है ना, लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन देशों से मिलती है? तो सिक्किम जो है राज्य हमारा, उसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, है ना।
और एक बन सकता है इस प्रश्न कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलने कौन सा राज्य है ऐसा। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की अगर बात करें, इनसे मिलने, इनके जो बॉर्डर मिलता है वो किस राज्य से मिलेगा, वो पश्चिम बंगाल से मिलेगा, है ना। और अगर हम इसी में कर दें कि भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, चीन और म्यांमार, तो म्यांमार, इन तीनों की जो ये 3 देश हैं, इनकी जो किससे सीमा मिलती है, तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है ना। यह भी प्रश्न है। अगला देखते हैं, एलईडी का आविष्कार किसने किया। आंसर है निक होलो नायक ने। एलईडी क्या होता है, एलईडी होता क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। फुल फॉर्म क्या होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। एक प्रकाश युक्त होती है जिसके द्वारा जो है प्रकाश उत्सर्जन करके प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है, और इसके द्वारा ही एलईडी जो हमारे टीवी होती है एलईडी का, अब जैसे पहले कैथोड ट्यूब का प्रयोग होता था ना, अब नहीं होता है उसका, एलईडी आ गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है। आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ध्यान देंगे ये चीज़। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, और इसको प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब अम्ल को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेट की अम्लता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। आंसर दिया गया फंजाई होते हैं। फंजाई मतलब कैसे पौधे, कवक वाले। फंजाई को ही हम कवक के नाम से, फंगस है ना, तो कवक को ये पौधों का ये जो फंजाई है, इसको कवक के नाम से जाने जाते हैं ना। इनकी जो कोशिका भित्त होती है काइटिन से बनी होती है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कवक विज्ञान या कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो हम माइकोलॉजी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। क्लियर है। अगर पूछ लिया जाए कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी कहा जाता है, कवक विज्ञान कहा जाता है। प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जीईटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर है 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 74वां स्थान इसको भारत को प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था। बाबुल का मक्का सूरत बंदरगाह को मुगल काल में कहा जाता था, क्योंकि सूरत बंदरगाह मक्का जाने का द्वार कहा जाता था, मतलब यहाँ से मक्का जाया जाता था, इसीलिए इसको जो है बाबुल का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न करते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो 1931 में। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसको हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि 1931 में जो है हस्ताक्षरित हुआ था। क्लियर है। आगे देखते हैं, मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, है ना, क्योंकि हवाओं के द्वारा जब हवाओं का उत्क्रमण होता है तभी मानसून होता है। देखिए शीत ऋतु में क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के कारण वर्षा होती है भारत में, है ना। और जो बरसात में क्या होता है, वर्षा ऋतु में देखो क्या होता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून से ज़्यादातर जो बारिश होती है भारत के अंदर, है ना। गर्मियों में अगर बात करें तो तीव्र जो हवाएं चलने लगती हैं, है ना, आर्द्र हवाएं, उनके द्वारा, जिनको हम नार्वेस्टर, पूरी भारत में नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं, गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं ना, आर्द्र हवाएं। और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में जानते हैं हम लोग, और चेरी ब्लासम्स और काफ़ी वर्षा भी के नाम इसको भी जाना जाता है दक्षिण में, है ना। तो ये चीज़ें भी जानने वाली हैं। तो मानसून का जो कारण होगा वो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। आंसर है
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जैसे कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वैसे ही राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं प्रश्न। कागज़ की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर है चीन। चीन के द्वारा 9वीं शताब्दी में ही जो है चीन द्वारा कागज़ की मुद्रा जारी की गई थी। आगे बात करते हैं, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? आंसर है ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की होती है। अगर ऊर्जा का हम एसआई मात्रा की बात करें तो जूल होता है, ये भी ध्यान रखें। एसआई मात्रा अगर पूछा जाए तो जूल होता है, बाकी किलोवाट घंटा भी होता है इसी का मात्रक, है ना। ऊर्जा होती क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही तो हम ऊर्जा कहेंगे। आगे देखते हैं, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? बहुत प्रयोग हो रहा है आजकल, है ना। बोलकर जो है हम इंटरनेट पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपने टेक्स्ट बुक पर या कुछ भी लिख सकते हैं बोलकर। वो जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है? वो डिक्टाफोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, क्विक सिल्वर किसका रासायनिक नाम है? आंसर है पारा। पारा जो है इसकी जो चमक होती है उसके कारण इसको क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्योंकि पारा जो बना है इसका देखो जो प्रतीक होता है वो Hg होता है। पारे का प्रतीक क्या है? Hg, और ये ग्रीक नेम से बना है Hg, है ना। इसका जो Hg का मतलब है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है Hg। तो हाइड्राजीरियम जो होता है इसका फुल नाम होता है, जिसका मतलब ही होता है तरल चांदी, है ना, तरल सिल्वर, है ना, लिक्विड सिल्वर। तो उसी के रूप में रासायनिक नाम जो हम जानते हैं वो क्विक सिल्वर के नाम से हम पारे को जानते हैं। आगे देखते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है किसका? तो ग्लाइकोजन का होता है। जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है तो सबसे पहले हम उसको ग्लूकोज में बदलता है शरीर हमारा, और ग्लूकोज में जो एक्स्ट्रा होता है हमारा ग्लूकोज, जिसकी ज़रूरत हमारे नहीं होती है, वह शरीर ग्लाइकोजन के रूप में उसको संग्रहित कर लेता है। इस ग्लाइकोजन के रूप में वही चीज़ है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है किसका? तो ग्लाइकोजन का। जरूरत पड़ने पर ये फिर ग्लूकोज बनता है ना। तो ये ग्लाइकोजन होता है। आगे देखते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, किस देश ने वैज्ञानिक तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की याद में 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया है? तो वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया है ऐसा 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला सेट 36 है और इसमें पहला प्रश्न जो है, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ऐसा किया गया था पहली बार, और ये फेल भी हो गया था क्योंकि इसने काम तो अच्छा किया था लेकिन जो संचालन था वो नहीं कर पाया था अच्छे से, है ना। अगर बात करें तो 1329-30 में इतिहास की जानकारी मिलती है फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता कहता है कि पीतल का इसने जारी किया था, और बर्नी के अनुसार पता चलता है कि तांबे का जारी किया था, है ना। कुछ भी हो जारी किया था फिलहाल प्रतीक मुद्रा, है ना। और इसका मूल्य भी चांदी के टके के बराबर इसने रखा था। जब ऐसा कर दिया तो लोग क्या किए, घरों में ही सिक्के बनाना शुरू कर दिए, है ना। इसकी वजह से क्या हो गया कि राजकोषीय जो घाटा है, इसको घाटा हो गया काफ़ी ज़्यादा, इसको राजकोष पर मतलब काफ़ी ज़्यादा भार हो गया और नुकसान हुआ उसकी वजह से, काफ़ी ज़्यादा फेल हो गया ये चीज़, है ना। तो याद रखने वाला है प्रश्न, अच्छा है, याद रहेगा। प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी है। अगर हम संचरित भंडार के रूप में बात करें कि प्रथम देश कौन सा है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास जो है सबसे अधिक जो है यूरेनियम के भंडार हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं।
भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है? तो पश्चिमी घाट के केरल पर आता है ना। केरल में 1 जून को देखो पहुंच जाता है ना पश्चिमी घाट पर। तो भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आएगा? पश्चिमी घाट पर सबसे पहले, वो भी केरल में। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है। राष्ट्रपति जो होते हैं अनुच्छेद 75(a) के तहत, इसमें राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को उसको स्वतंत्रता प्रदान है कि वो प्रधानमंत्री बना दे, बशर्ते उसको क्या करना होगा कि सदन में 6 महीने के अंदर अपना जो है बहुमत सिद्ध करना होता है ना, ये होता है। और वैसे जो प्रचलन में है, क्या करते हैं राष्ट्रपति हमारे, जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो कैसे बनाया जाता है? तो नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है, और संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। आगे देखते हैं, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आंसर है कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? तो बोनस शेयर के रूप में जानते हैं। यह होता क्या है स्टॉक लाभांश? जो स्टॉक लाभांश होगा या बोनस शेयर होगा, अगर कोई कंपनी है और उसका जितना अर्जित लाभ है उसमें उसके रिजर्व में जितने शेयर होते, मतलब उसके रिजर्व में जितना भी लाभ होता है, और उस लाभ को अगर शेयर के रूप में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच अगर अनुपातिक रूप से बांट दे तो उसी को बोनस शेयर कहा जाता है ना। अगर कोई कंपनी द्वारा उसके लाभ हो, जो लाभ उसके हैं, है ना, उनको जो है शेयर के रूप में अगर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको अनुपातिक रूप से बांट दे तो वो बोनस शेयर कहा जाता है, वही है बोनस शेयर। ठीक है। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो आंसर है विद्युत इंजन की जो दक्षता होगी सबसे अधिक होगी, सबसे ज़्यादा विद्युत की होती है, और विद्युत के बाद होगी जो पेट्रोल इंजन की दक्षता सबसे अधिक, और पेट्रोल के बाद डीजल का नंबर आएगा, और डीजल के बाद भाप का नंबर आएगा। तो सबसे अधिक दक्षता विद्युत इंजन की होगी। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? आंसर है नियत तापमान पर, क्योंकि बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर अगर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम यही तो कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर बात कही गई स्थिर ताप पर, क्लियर है। तो स्थिर ताप मतलब नियत तापमान, वही चीज़ है किस स्थिति में लागू होगा? नियत तापमान पर लागू होगा। ऐसे ही एक चार्ल्स का नियम भी होता है ना, उसमें क्या कहा जाता है, वो किस पर आधारित है? वह स्थिर दाब पर आधारित होता है, या स्थिरता। और बॉयल का जो नियम है बॉयल का, वो नियत तापमान पर। क्लियर। अगला प्रश्न, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? पत्तियों में जो रंध्र होते हैं ना, उनके द्वारा ही गैसों का विनिमय किया जाता है, और उसी को स्टोमेटा कहते हैं, है ना। तो जो रंध्र उपस्थित हैं पौधों की पत्तियों पे छोटे छोटे, जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संचरण होता है, विनिमय होता है, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। वही यहाँ पर दिया गया है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रकृति व जैव विविधता हेतु किस वर्ष को सुपर वर्ष घोषित किया गया है? आंसर है 2020 को। वर्ष 2020 को सुपर वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, किसके? यूनाइटेड नेशन द्वारा प्राकृतिक व जैव विविधता हेतु। क्लियर। तो ये हो गए आपके प्रश्न महत्वपूर्ण, जो कि हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि नहीं, और आशा करते हैं अच्छा ये वीडियो लगा होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।